तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत स्वागत है द ब्लैक माउंटेन एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग एनसीईआरटी की जो बुक सीरीज है उसका हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज 8th क्लास की बुक का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, हम लोगों की कोशिश है कि जो आगामी एग्ज़ामिनेशंस हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी का रिवीजन कर लिया जाए, ताकि हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पे आ सकें। ठीक है, तो मेरे अपने नोट्स जो हैं उनके माध्यम से आप लोगों का रिवीजन मैं आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों का स्वागत है क्लास 8th की एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी है, यूपी टीजीटी पीजीटी, सब पीआरटी, सुपर टेट आ रहे हैं, उसके साथ में एसएससी के भी एग्ज़ाम्स हैं। तो हम लोगों का जो बेसिक एसएसटी की जो बुक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए किसी भी तरह के एग्ज़ाम देने के लिए हमारे इस प्यारे से देश में। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ाते हैं हमारे 8th क्लास की इस एनसीईआरटी बुक सीरीज को। ठीक है, तो बात करते हैं कि चैप्टर 1 जो है वो उसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इसमें हाउ, व्हेन और वेयर में हम मोस्टली जो है डेट्स और किस तरह से फिर उन डेट्स का इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ वो पाए गए, इन तरह की ही चीज़ों की बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। और साथ में हम लोग मॉडर्न टाइम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रिटिशर्स टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर को लगभग 11 डिविजन्स में बांटा हुआ है और कोशिश की है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन इन 11 पॉइंटर्स या 11 कैटेगरीज में किसी न किसी रूप में आप लोगों को समेट के दे दी जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं दोस्तों। या पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से 11 हेडर्स के अंडर में हम लोग इनको पढ़ रहे होंगे। तो पहले हमने कोर टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में हुई है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी हुई है। फिर हमने क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन लिखा हुआ है, जितना इस चैप्टर में डिस्कशन हो रहा है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में हम की कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में बड़े मुख्य तौर पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं वो यहाँ पे 3rd हेडर के रूप में हेडर के रूप में एक्सप्लेन हुए हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर से 20 फैक्चुअल जो वन लाइनर्स हो सकते हैं, पॉसिबल वन लाइनर्स हो सकते हैं, वो उठा लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए, सॉरी गाइज, एक मिनट दीजिए भाई। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि फिर वन लाइनर्स उठा लिए। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम जो जितने भी हॉट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। फिर एक फैक्ट बॉक्स है यहाँ पे। फिर कुछ जो मुझे लगता है कि हमको मेमोराइज कर लेने चाहिए, उसके लिए हमने मेमोरी ट्रिक्स भी बनाए हुए हैं। फिर कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज हुए और आप लोगों को जिनका मतलब पता होना चाहिए, वो कीवर्ड्स यहाँ पर डिस्कस हो रखे हैं 5वें हेडर के तौर पे। 6th हेडर के तौर पे जो मैप और डायग्राम है वो डिस्कस है। ठीक है, 7th जो आप लोग देख रहे हैं कि टेबल बना हुआ है, उसमें हम डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। और ये हर चैप्टर के में इसी पैटर्न को, इसी फ्लो को फॉलो करते हुए हमने फिर किया है। और फिर आखिरी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। मुझे लगता है कुछ भी मिसिंग ऐसा नहीं रहेगा जो 8th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और कहीं किसी एग्ज़ाम में आ सकता है और आपको नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी कोर टर्मिनोलॉजी है उससे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह की टर्मिनोलॉजी है, एक शब्द आया है यहाँ पे, ये कैलीग्राफिस्ट आया है। ये वो इंडिविजुअल होते थे जिनका स्पेशलाइजेशन होता था किसमें, आर्ट, ठीक है, और स्टाइल करने में, फॉर्मल राइटिंग को। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सबने सुना होगा या देखा होगा
कि जो भी मुग़ल वक्त के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें उर्दू या अरबी या पर्शियन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, या तो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं या कुछ असार लिखे हुए हैं, यानी कि शेर व शायरी लिखी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो उनको लिखने वालों को क्या कहते थे, उनको कहते थे कैलीग्राफिस्ट। ठीक है, अगर कॉलोनियलिज्म की बात कर लें तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, तो कैलीग्राफिस्ट समझ आ गया ना सबको। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुई है वो है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति को या एक देश को, किसी को सब्जुगेट किया जाता है बाय अनदर, यानी कि दूसरे के द्वारा एक किसी आदमी को सब्जुगेट किया जाता है, यानी कि कहते हैं कि कंट्रोल किया जाता है या गुलाम बनाया जाता है। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उसी दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं कॉलोनियलिज्म के फेज़ में। फिर पैरामाउंटेसी की बात कर लेते हैं भाई। पैरामाउंटेसी क्या है? ठीक है, पैरामाउंटेसी क्या है भाई? सॉरी गाइस, पैरामाउंटेसी जो है वो क्या बात करता है कि एक तरह का डॉक्ट्राइन है जो ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे सुप्रीम है, यानी कि अंग्रेज जो है वो सबसे सुप्रीम है, और बाकी जो इंडियंस हैं और बाकी के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या कोई और है वो इनसे इन्फीरियर है। ठीक है, तो यही पैरामाउंटेसी का डॉक्ट्राइन था। और आर्काइव्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, आर्काइव्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किस लिए बनाए जाते हैं? प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेटर्स, रिकॉर्ड्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स फॉर प्रोस्पेरिटी। फॉर एग्जांपल आप समझिए, आप सबने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी कहीं पे कि अपने लेटर्स जो है किसने पब्लिश किए? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लेटर्स पब्लिश किए, उनको कुछ कहते हैं। ठीक है, वो टर्म मुझे अभी तक याद नहीं आ रही है। तो इन लेटर्स को या फिर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उस वक्त में, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आर्काइव्स कहा गया। ठीक है, तो आपको कैलीग्राफिस्ट समझ आ गया, कॉलोनियलिज्म समझ आ गया, पैरामाउंटेसी समझ आ गया और आर्काइव भी समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो गाइस रेज योर कंसर्न इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं भाई। तो अगर टाइमलाइन की बात कर लें, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन की बात कर लें इस चैप्टर की, तो ये कुछ इस तरह से है कि 1773 में ये किसको देखते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स को देखते हैं, कि जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बना इंडिया का। तो ये जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1773 में जब ये डेट पे पहुंचते हैं तो उस वक्त में एक बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं, जो डेवलपमेंट हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। और वो डेवलपमेंट दो क्वेश्चंस बनते हैं इससे। पहला तो ये कि वॉरेन हेस्टिंग्स कब इंडिया आया? ठीक है, तो 1773 में आया, या फिर ये कब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना? तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना? 1773 में। ठीक है, ये देखना है आप लोगों को। फिर 1782 की बात होती है, 782 की, यानी कि 782 की बात होती है। तो जब हम देखते हैं कि जेम्स रेनेल जो थे वो फर्स्ट मैप ऑफ हिंदुस्तान कमीशन बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो जेम्स रेनेल जो थे वो सर्वे करके, क्या करके? सर्वे करके फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया क्रिएट करते हैं भाई। ठीक है, इससे पहले तो हमने मैप और भी पढ़े हैं। ठीक है, इदरीसी का मैप हमने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, तो इन सब में जेम्स रेनेल जो है वो 1782 में सर्वे करके इंडिया का मैप बनाता है। और इनको किसने कमीशन किया था? इनको कमीशन किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो दोनों ही याद रख रहे हैं, जेम्स रेनेल भी कब बनाते हैं फर्स्ट मैप सर्वे करके? 1782 में। फिर 1817 में देख लेते हैं, जेम्स मिल पब्लिश करते हैं अपनी 3 वॉल्यूम ऑफ किसकी? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की जो 3 वॉल्यूम हैं वो जेम्स मिल वाली, वो कब पब्लिश हो रही हैं? वो 1717 में हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है सीधा सीधा। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी बुक है? वो जेम्स मिल की है। इसी बुक में ये 3 भाग में इंडियन हिस्ट्री को बांटते हैं। पहला तो कहते हैं हिंदू, ठीक है, दूसरे को ये कहते हैं मुस्लिम या इस्लाम, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री, तीसरे को ये कहते हैं मॉडर्न
ना कि ब्रिटिश। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। 1920 की बात कर लेते हैं। 1920 में क्या हो रहा है, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली सिचुएटेड क्लोज टू द वाइसरॉय पैलेस। तो इंडिया का जो नेशनल आर्काइव्स था वो पहली बार या कब स्थापित हुआ, 1920 में हुआ। ठीक है, अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे कहाँ पे, एक आर्काइव्स का पेपर होगा DSSB में, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ के रखिए कि 1920 में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये वायसरॉय के पैलेस के नज़दीक है। फिर देख लेते हैं हम 1946 में, 22 मार्च 1946 को क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। अ मेजर पुलिस स्ट्राइक ब्रेक्स आउट इन दिल्ली ओवर लो सैलरीज एंड पुअर फूड क्वालिटी। ठीक है, तो एक मेजर पॉलिसी ब्रेकआउट होता है दिल्ली में, कब, 1946 में। किस चीज़ के अगेंस्ट में, पुअर सैलरी और पुअर फूड के अगेंस्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, देखो इससे ज़्यादा आपको कई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं मिलेगा, और हम ये चैप्टर आपको 5 से 10 मिनट में ख़त्म करवा देंगे, देख लीजिएगा। फिर 1940 की अगर बात कर लें, एक नेवल म्यूटनी इरप्ट करती है, कहाँ पे, ठीक है, जिसको रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटनी भी कहते हैं। ठीक है, जो कि होम डिपार्टमेंट ने क्लोजली मॉनिटर की। तो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी कब होती है, 1946 में, ये ध्यान रखना है। जिसको क्या कहा जाता है, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, इनको ये भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि जो की कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में जो डिस्कस हुए हैं या कवर हुए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, बताइए क्या डिस्कस हुआ है इसमें, किसी को याद है? ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है वो कॉन्सेप्ट है टाइम और पीरियोडाइजेशन का। ठीक है, टाइम और पीरियोडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस होता है इसमें। इस चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो इसमें यहीं से शुरुआत होती है। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ कि क्या मतलब है हमारा, इसका क्या तात्पर्य है। हिस्ट्री इज़ नॉट मेरली अ कलेक्शन ऑफ प्रिसाइज डेट्स ऑफ बैटल्स एंड कोऑर्डिनेट्स and coronations. It tracks gradual process and societal transition over an approximate span of time. तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इतिहास जो है सिर्फ और सिर्फ डेट्स को या तिथियों को इकट्ठा करने का काम नहीं है कि भाई फला बैटल की ये डेट थी, फला राजकुमार या फला राजा का कोरोनेशन इस समय हुआ या राजा अभिषेक इस समय हुआ। नहीं, जो हिस्ट्री है उसमें इतिहास, उसमें जो डेट है, उसमें जो समय है, वो ये परखने का और ये अपने आप में समाहित करने का भी एक हथियार है कि उस वक्त की जो समाज था उसमें क्या चेंजेस हुए और कितने समय में हुए, और समय के साथ कितने कितने चेंजेस इवॉल्व होकर और मेजर चेंजेस बनते गए। ये सब भी हम लोग ट्रैक करते हैं समय सारणी में। तो क्या सोसाइटल ट्रांजिशन भी देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात कर लें तो अब जब हम देखते हैं कि पीरियोडाइजेशन 1817 में कौन करता है, 1817 में कौन पीरियोडाइजेशन कर रहा है, जेम्स मिल कर रहे हैं। वो किस 3 भाग में बांट देते हैं, कितने भाग में, 3 भाग में इंडियन हिस्ट्री को बांट देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के आधार पर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, तो किन 3 पार्ट थे वो, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस जितने भी हैं वो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, और जो मतलब प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैं, जो जेन्युइन हिस्टोरियंस हैं, वो 3 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो कहते हैं कि एंशियंट है, मिडीवल है और मॉडर्न है। मॉडर्न से इनका क्या मतलब है, मॉडर्न रिप्रेजेंट करता है साइंस में डेवलपमेंट को, रीजन को, और डेमोक्रेसी को और लिबर्टी को। तो हम लोग देखते हैं कि जो यूरोप में बदलाव हुए रेनेसा वक्त के समय में, उस वक्त में जो साइंस में डेवलपमेंट्स हुए, उस वक्त में जो रीजनिंग की बात होने लगी कि हर चीज़ के पीछे एक रीजन है, लॉजिक है, वो डिस्कस होना चाहिए। डेमोक्रेसी उभर के आती है, लिबर्टी उभर के आती है। हालांकि ये सब तो मतलब लिबर्टी, डेमोक्रेसी वगैरह तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अराउंड ही उभर के आ जाता है। ठीक है, तो इंडियन नेशनलिस्ट और मॉडर्न हिस्टोरियंस किस तरह से रिजेक्ट करते हैं और अपना किस तरह से ये लोग बांटते हैं,
किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं या पीरियोडाइजेशन करते हैं इंडियन हिस्ट्री का, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनलिस्ट और मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बोथ क्लासिफिकेशन प्रिफेरिंग द टर्म कॉलोनियल फॉर द ब्रिटिश पीरियड एज इट इज़ लैक्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जेन्युइन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो जो नेशनलिस्ट और मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं हमारे इंडिया वाले, उनका क्या कहना है कि जो ब्रिटिश पीरियड था उसको ब्रिटिश पीरियड या मॉडर्न टाइम कहना ठीक नहीं है। ठीक है, ना तो जेम्स मिल का उसको ब्रिटिश पीरियड कहना सही है, ना ही बाकी जो ट्रेडिशनल बाकी जो क्लासिकल हिस्टोरियंस हैं उनका इसको मॉडर्न टाइम्स कहना सही है। क्यों नहीं है सही? क्या रीजनिंग दे रहे हैं हमारे भारतीय जो हिस्टोरियंस है? वो कह रहे हैं कि इस वक्त में जब ब्रिटिश का पीरियड था, जब कॉलोनियल टाइम हमारे यहाँ चल रहा था, तो उस वक्त में क्या था, हमारे पास ना लिबर्टी थी, ना इक्वालिटी थी और ना कोई जेन्युइन इकोनॉमिक प्रोग्रेस था, तो हम लोग ना मॉडर्न ही नहीं थे उस वक्त में। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। अब अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का समझ आ गया होगा, जिसमें हम टाइम और पीरियोडाइजेशन की बात करते हैं। टाइम की हम अगर बात करते हैं तो हम हिस्ट्री के बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट और मतलब युद्ध और राज्याभिषेक की जो डेट्स को कैप्चर करने की चीज़ है वो नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सोसाइटी में जो ट्रांजिशंस हुए, सोसाइटी में जो चेंजेस हुए उनको कैप्चर करने का एक तरीका है। फिर हमने देख लिया क्लासिफिकेशन के ऊपर डिबेट जो थी उसको। फिर हम सेकंड इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं भाई। फिर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस हुआ है दूसरा इस बुक में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को आप सब जानते हैं। ब्रिटिशर्स क्या थे? ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड किया। किस भी चीज़ के बेस पे? वो रिटर्न सोर्सेज के बेस पे था। तो ब्रिटिश वक्त को हमारे कई हिस्टोरियंस मजाक उड़ाते वक्त ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश जो एरा था वो क्या था, वो कागज़ का दौर था, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ कागज़ पे बनती थी, जबकि वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती थी। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि अंग्रेज ये बिलीव करते थे कि जो भी काम हो रहा है, इवन जो मीटिंग्स में डिस्कस हो रहा है, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी ये लोग लेते थे, तो उसको ये कागज़ पे या डॉक्यूमेंटेड करना उसको मतलब लाजमी समझते थे। तो वो एक इनका पीरियड था। तो रिकॉर्ड कीपिंग की जो हमको एक परिभाषा है या फिर एक आदत है वो अंग्रेज़ों से मिली है। और आज देखेंगे, सॉरी गाइस, और आज देखेंगे वो आज भी हमारे मॉडर्न इंडिया में फॉलो हो रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे अंग्रेज़ों के समय में और आज भी स्पेशलाइज्ड रिकॉर्ड रूम्स होते थे जो कि एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बगल में होते थे। ठीक है, जैसे कि कलेक्ट्रेट होता है, कमिश्नर्स ऑफिस होता है, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट होता है, ये आज भी हमारे मॉडर्न टाइम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को देखने वाली चीज़ है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रिजर्वेशन बॉडीज़ लाइक द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड नेशनल म्यूजियम्स वर कंस्ट्रक्टेड नियर द सीट ऑफ पावर, वाइसरॉय पैलेस के जैसे। तो इसके अलावे जो ऑफिस सेंट्रिक जो रिकॉर्ड कीपिंग प्लेसेस हैं, उसके अलावा भी पूरे देश के धरोहर को संभालने के लिए नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूजियम जैसी जगहों को बनाया गया। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती थी? जहाँ पे पावर है, जहाँ पे सेंटर है। जैसे आज का हमारा जो पावर है वो दिल्ली बेस्ड है, तो आप दिल्ली में ही पाएंगे म्यूजियम को भी और नेशनल आर्काइव्स को भी। ठीक, समझ आ गया भाई सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं भाई। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वे। अब हमने देखा, हमने पहले क्या देखा कि हमने हिस्ट्री की डिबेट्स को पढ़ लिया, टाइम को पढ़ लिया, पीरियोडाइजेशन को पढ़ लिया, हमने देखा कि आर्काइव्स कैसे हो रहे हैं, हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कैसे किया जा रहा है। अब देखते हैं, ठीक है, अंग्रेजों का मानना था कि किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास उस जगह की ना सिर्फ लोगों के बारे में जानकारी हो कि वहाँ के लोग कैसे हैं, बल्कि वहाँ की किस चीज़ के बारे में जानकारी हो, ज्योग्राफी के भी बारे में जानकारी हो। ठीक है, तो इस ज्योग्राफी के बारे में जानकारी के लिए वो हर देश को या हर जगह को मैप करना पसंद करते थे। ठीक है, ताकि उस जगह को अच्छे से एडमिनिस्टर किया जा सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है, डिटेल्ड ज्योग्राफिकल
एंड रेवेन्यू सर्वेज वर कैरिड आउट टू स्टडी टोपोग्राफिक, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा फोना एंड लोकल क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने अर्ली 19th सेंचुरी के आसपास ही पूरी तरह से क्या किया कि पूरी तरह से जो टोपोग्राफी थी, सॉइल क्वालिटी थी, फ्लोरा फोना था और लोकल क्रॉपिंग पैटर्न था, सबको मैप करना शुरू किया, सबके बारे में सर्वे करना शुरू किया। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आता है सेंसस ऑपरेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसी के अंतर्गत इन्होंने सेंसस का काम जो है इंट्रोड्यूस किया, जो कि हर 10 साल में होना तय पाया जाता था, जैसे कि अभी भी हमारा सेंसस की काम चल रहा है। तो ये 19वीं सदी से चल रहा है, 19वीं सेंचुरी से चल रहा है। तो ये क्या डॉक्यूमेंट करता है, ये डेमोग्राफिक डिटेल्स को डॉक्यूमेंट करता है, कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन। ठीक है, जो हमारे मास्टर साथी हैं, जो हमारे टीचर साथी हैं, वो जान रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में सर्वे चल रहा है। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ बता दी, अभी तक मैंने आपको की टर्मिनोलॉजी बता दी, फिर मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा क्रोनोलॉजी समझा दिया, कैसे कैसे डिवाइडेड है। अब मैं इस पूरे चैप्टर से आपको 20 फैक्चुअल वन लाइनर्स लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को इसमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर को किसी भी तरह से ना बोरिंग बनाना है, और इतनी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा कि इस चैप्टर की औकात से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होते तो दोगुना आप लोगों का समय लगता। और दूसरी बात, इस चैप्टर की जो औकात है, ग्रास्प जो कर पाते हैं हम यहाँ से, उससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें कंटेंट मिलेगा। और उसके बाद में इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो एक शानदार सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए दबा के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वन लाइनर्स में वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात करें तो ये कब अपॉइंट हुए गवर्नर जनरल के तौर पे भाई, ये 1773 में हुए। ठीक है, जेम्स रेनल की बात करें, वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रिपेयर मैप्स ऑफ हिंदुस्तान इन 782। तो हमने बताया कि ये तीनों ही चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। ब्रिटानिया वॉज यूटिलाइज इन कॉलोनियल आर्ट वर्क एज अ विजुअल सिंबल रिप्रेजेंटेटिंग ब्रिटिश इंपीरियल पावर। तो ब्रिटानिया क्या थी, वो यूटिलाइज हुई इन कॉलोनियल आर्ट वर्क एज अ विजुअल सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग ब्रिटिश इंपीरियल पावर। तो देखिए क्या होता है, हमने अपनी देशभक्ति को सिंबलाइज करने के लिए भारत माता का चित्र बनाया, भारत माता का एक पोर्ट्रेट बनाया। तो उसी तरह से किसी को गरियाने के लिए भी कुछ ना चाहिए भाई। ठीक है, तो इसी तरह से ब्रिटानिया, जो लेडी ब्रिटानिया का जो एक वो था, पोर्ट्रेट था, उसको यूटिलाइज किया गया किसी लिए कॉलोनियल आर्ट वर्क और विजुअल सिंबल बना के ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को दर्शाने के लिए ही उसका योगदान हुआ। तो अब देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। समझ आ गया ना भाई, थर्ड पॉइंट आप लोगों को, थर्ड फर्स्ट आप फोर्थ पे आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर हुए, कौन देख रहे हैं, ये जेम्स मिल के बारे में है। कहाँ से हैं जेम्स मिल, ये स्कॉटिश हैं, स्कॉटलैंड के हैं, यानी कि ये एक बुक पब्लिश करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817। तो ठीक है, इसमें 4-5 क्वेश्चंस हैं कि जेम्स मिल कहाँ के थे। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के थे। ये क्या थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ठीक है, और इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। कब लिखी, 1817 में लिखी। ठीक है, तो जेम्स मिल की जो बुक है वो कितने पार्ट्स में हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करती है, वो 3 मैसिव वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, और 3 पार्ट्स में ही हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करती है, हिंदू मुस्लिम और मॉडर्न। ठीक है, हिंदू मुस्लिम और मॉडर्न। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं। मिल असर्टेड ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन कंपेयर टू यूरोप। देखिए, जेम्स मिल जैसे लोगों की दिक्कत क्या थी कि इनके माइंड में ना प्रीजुडाइसिस बहुत थे, यानी कि स्टीरियोटाइप्स बहुत थे, और उन्हीं के आधार पे ये लोग इतिहास लिख रहे थे, उन्हीं के आधार पे ये लोग आगे सरकार को अपनी सुझाव दे रहे थे। तो वही एक मतलब दिमाग की गंध ही ये लोग लेके घूम रहे थे। तो क्या है, इनका मानना है कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं वो एकदम लोअर हैं सिविलाइजेशनल लेवल पे, किससे, यूरोप से। तो जो सिविलाइजेशनल लेवल यूरोप का हो चुका है, उसके कहीं आसपास भी नहीं ठहरती हैं एशियन सोसाइटी, ऐसा जेम्स मिल का कहना था आदरणीय का। द टर्म कॉलोनियल इज यूज्ड बाय मैनी हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब द एरा ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू द लैक ऑफ डेमोक्रेटिक लिबर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या कह रहा है, द टर्म कॉलोनियल इज़ यूज्ड बाय मैनी हिस्टोरियंस। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये हम लोग अपने आप को मॉडर्न क्यों नहीं मान रहे हैं, या ये लोग ब्रिटिश एरा इसको क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये कॉलोनियल फेज़ है। कॉलोनियल फेज़ में क्या था
कि हमारे पास ब्रिटिश रूल के यहाँ लोग हम अंडर में रह रहे थे, ना हम डेमोक्रेटिक थे, ना लिबर्टी हमारे पास थी, ना इकोनॉमिक इक्वालिटी थी। इसीलिए इस टर्म को, इसीलिए कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इस समय को कॉलोनियल टाइम कहते हैं, ना कि मॉडर्न टाइम, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर कुछ और। तो और ये ज़्यादातर कौन कहते हैं? नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं। 8 पॉइंट देख लेते हैं। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश रिकॉर्ड रूम्स इन एवरी पब्लिक ऑफिस फ्रॉम द विलेज तहसीलदार टू द लॉ कोर्ट्स। ठीक है, तो विलेज तहसीलदार से लॉ कोर्ट्स तक जो है ब्रिटिश इस्टेब्लिश करते हैं रिकॉर्ड रूम्स को। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ठीक है, रुक जाओ भाई, ये अपनी वो दिखाने लगा खारिस्तानी। ठीक है, ठीक है। कैलोग्राफिस्ट क्या थे? क्रूशियल रोल प्ले किया इन्होंने 19वीं सेंचुरी में टू ब्यूटीफुली कॉपिंग आउट ऑफिशियल स्टेट डॉक्यूमेंट्स। तो कैलियोग्राफिस्ट जो थे, इन्होंने मुग़लों के वक्त में तो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स पे उकेरे अच्छे अच्छे खूबसूरत लहजे में बहुत सारी चीज़ों को लिखा। इसके वक्त में ब्रिटिशर्स के समय में ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग कॉपी करने में मदद कर रहे थे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी के मिड में हम आके देखते हैं कि रैपिड स्पीड ऑफ प्रिंटिंग अलाउड मल्टीपल कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीडिंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 19वीं सेंचुरी के मध्य में हम जब हमको ये मिली प्रिंटिंग प्रेस वगैरह मिल गई, तो उस वक्त में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पे जो सरकारी कामकाज हो रहा था उसकी कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। ठीक है, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वाज बिल्ट इन 1920 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर रेवेन्यू सर्वे की बात करें, ठीक है, रेवेन्यू सर्वेज वर स्पेसिफिकली कंडक्टेड इन रूरल विलेजेस टू असेस एग्रीकल्चर पोटेंशियल एंड लोकल हिस्ट्री। तो उस वक्त के अगर हम रेवेन्यू सर्वे की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर रूरल विलेज में हुआ करता था। किस लिए? ताकि एग्रीकल्चर पोटेंशियल और लोकल हिस्ट्री को समझा जा सके और वहाँ के जो पोटेंशियल है उसको असेस किया जा सके। ठीक है ना दोस्तों। आज जबकि उल्टा है, आज शहरी क्षेत्रों में या जो इकोनॉमिक हब हैं उनको ज़्यादा रेवेन्यू का जब सर्वे होता है मैप किया जाता है, ना कि उनको। सेंसस ऑपरेशन इन ब्रिटिश इंडिया वर कंडक्टेड रेगुलरली एवरी 10 ईयर्स। तो हर 10 साल में ब्रिटिश समय से ही हमारे यहाँ सेंसस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। Besides geographical surveys, the British conducted specialized botanical, geological, archaeological, anthropological and forest surveys। भाई ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफिकल सर्वे तो हम सब ने सुना ही है, हमने अभी डिस्कस भी कर लिया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स किस तरह के सर्वेज कर रहे थे? बोटेनिकल सर्वे कर रहे थे, जूलॉजिकल सर्वे कर रहे थे। जूलॉजिकल और बोटेनिकल में आप जान रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के बारे में। एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है, और फॉरेस्ट सर्वेज, सब चीज़ों के बारे में सर्वे कर रहे थे। इतना इनका कीड़ा था भाई। ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड्स प्राइमरीली हाईलाइटेड व्हाट द रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो प्राइमरी हाईलाइट करते हैं कि रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटर विश करते हैं प्रिजर्व करने के लिए जो भी घटनाएं वहाँ पे हो रही थी उन सबको। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फेल टू रिवील द लाइव एक्सपीरियंस टू ऑफ सबल्टर्न क्लासेस, पीजेंट्स, ट्राइबल एंड मिनरल्स। हालांकि इतनी सारी व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद में भी हम जब अंग्रेज़ों के दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग पूरी तरह से फेल हो गए पीजेंट्स, ट्राइबल्स, माइनर्स और स्ट्रीट ड्वेलर्स के दुख दर्द को या उनकी व्यवस्था को समझने या रिकॉर्ड करने के लिए। अल्टरनेटिव हिस्टोरिकल सोर्स अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो उसमें पर्सनल डायरीज होते हैं, पिलग्रिमिक अकाउंट होते हैं, ट्रेवल लॉग होते हैं, ऑटोबायोग्राफीज होती हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स को ब्रिटिशर्स अपने आप में समेट रहे थे, डॉक्यूमेंटेड कर रहे थे, प्रिजर्व कर रहे थे, उनके अलावा भी कुछ हमारे पास सोर्सेज होते हैं, जैसे कि पर्सनल डायरी होती है, पिलग्रिमेज के अकाउंट्स होते हैं, ट्रेवलर्स लॉग्स होते हैं और ऑटोबायोग्राफी होती हैं, जिससे हम ना सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं बल्कि चेक कर सकते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सरकारी नज़रिए से लिखी गई थी या फिर इसमें सच में कुछ सच्चाई है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्टेड ऑन द दिल्ली पॉलिसी स्ट्राइक ऑन 22 मार्च 1946। तो देखिए ये भी तरीका है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है रिपोर्ट करता है दिल्ली पॉलिसी स्ट्राइक का। ठीक है, पुलिस स्ट्राइक ऑन 22 मार्च 1946। ओवर 2000 पुलिसमैन पार्टिसिपेटेड इन
दिल्ली स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड फूड एंड लो पे। तो लगभग 2000 पुलिसमैन कब पार्टिसिपेट करते हैं? 1946 में दिल्ली स्ट्राइक में प्रोटेस्ट अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड फूड एंड लो पे। तो जो सब स्टैंडर्ड फूड दिया जा रहा था और लो पे दिया जा रहा था, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लगभग 2000 पुलिस वालों ने भागीदारी दी। रॉयल इंडियन नेवी की बात करें तो इनकी जो म्यूटनी थी वो कब हो रही है? 1946 में हो रही है। इतनी बार रिवाइज करा दिया जाएगा कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इस पर जांच की गई थी। होम डिपार्टमेंट जो है उसने पूरी तरह से होम डिपार्टमेंट जो है इसने पूरी तरह से इसको कंट्रोल में या इस पर निगरानी की हुई थी, ठीक है। चलो भाई थोड़ा आगे बढ़ लें, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। हॉट पॉइंट्स की अगर बात कर लें तो हॉट पॉइंट्स क्या थे इस वक्त के, ठीक है। हॉट पॉइंट, इस पूरे चैप्टर के अगर हॉट पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि हिस्ट्री किस तरह लिखी जाए, क्या किया जाए, किस तरह से डिवीज़न था, सब चीज़ें थी। पर हम जब देखते हैं कि जैसे ही हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आते हैं तो वो क्रिटिक करते हैं किसका? मिल की पीरियडाइजेशन का। मिल्स डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड इज हाईली कंटेस्टेड. It wrongly presumes that the religion of the king is the sole defining characters of an era and ignore the coexistence of multiple diverse faiths. तो हमारे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, जो हमारे लोकल हिस्टोरियंस थे, नेटिव हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या कहा कि जेम्स मिल जैसा जो है स्टेरियोटाइप पे जी रहे हैं और उनका मानना है कि जो राजा है वही एक मात्र धर्म पूरे देश में फैला हुआ है, जबकि एकदम गलत है, एकदम गलत है। देखिए ये एकदम गलत इसलिए है कि क्योंकि देखिए बुद्धिज़्म मिलता है हमको, हिंदुइज़्म मिलता है, जैनिज़्म मिलता है, बहुत पुराने समय से मिलता है, और छोटे छोटे पंथ मिलते हैं। इसके अलावा जब से इस्लाम देश में आया है तब से इस्लाम एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है। तो कभी भी ना एंशियंट टाइम्स पे ऐसा हुआ कि सिर्फ हिंदुइज़्म था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म नहीं था, ना कभी ये हुआ कि भाई मुग़लों के या फिर सल्तनत टाइम पे कि सिर्फ इस्लाम प्रिवेलेंट था, हिंदुइज़्म नहीं था, भाई सब था उस वक्त में भी, ठीक है। तो और दूसरा जो इसमें क्रिटिक्स है वो इसका है, लिमिटेशन क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की है ये, ठीक है। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि हमने जितने भी इन लोगों ने कोशिशें की उस सब कोशिशें फेल हो जाती हैं जब हम पीजेंट्स की बात करते हैं, ट्राइबल्स की बात करते हैं, और जो बाकी की चीज़ें हैं जहाँ पे भी गवर्नमेंट को क्रिटिकल होना चाहिए था वहाँ पे इनकी ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेल हो जाते हैं पूरी तरह से। फैक्ट बॉक्स में आप लोगों को मैं क्या दे रहा हूँ वो देखिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल दे रहा हूँ। फर्स्ट गवर्नर जनरल कब कौन थे? वारन हेस्टिंग्स से 1973 में। लास्ट वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जेम्स मिल की बुक का क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 था। फर्स्ट मैप ऑफ हिंदुस्तान में जेम्स रेनेल था, 1782 में था। सेंसस फ्रीक्वेंसी देखिए तो एवरी 10 ईयर्स था, ठीक है। मेमोरी ट्रिक्स की अगर बात करें, मेमोरी भी यार इसमें तो कुछ है, हालांकि है नहीं कुछ भी। हिज मैजेस्टिक बुक लिख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, ठीक है, ये याद रह जाता है ऐसे। या फिर HMB भी लिखकर याद रख सकते हैं कि जेम्स मिल किस तरह से पीरियडाइजेशन किया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो हम, ठीक है, वेरी कूल पीपल लव आर्काइव्स है इसमें, तो इसको तोड़ लेते हैं। विलेज हो गया, विलेज तहसीलदार हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, प्रोवेंशियल हो गया, और सेक्रेटरीट हो गया, और लो कोर्ट्स हो गया, ठीक है। कीवर्ड्स अगर बात करें, कीवर्ड्स की अगर बात कर लेते हैं तो फरमान क्या होता था भाई? ये एक रॉयल एडिक्ट होता था जो ऑर्डर इशू करता था मुगल एम्पायर के वक्त में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेमोज क्या होते थे भाई? मेमोज क्या होते थे? ठीक है, ऑफिशियल रिटन नोट्स होते थे और डॉक्यूमेंट्स होते थे जो सर्कुलेट होते थे विद इन डिपार्टमेंट्स टू एड डिसीजन मेकिंग। तो मेमोज क्या होते थे? वो ऑफिशियल रिटन नोट्स होते थे या डॉक्यूमेंट्स होते थे जिसमें कि डिपार्टमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उसको हेल्प करने के लिए जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिए जाते थे। टोपोग्राफी क्या होता है भाई? टोपोग्राफी क्या होता है? द फिजिकल फीचर एंड डिटेल मैपिंग ऑफ लोकल ज्योग्राफिकल एरिया। टोपोग्राफी एक्चुअली होता है जो फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी भी ज्योग्राफी का। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हम वहाँ पे हिली टेरेंस पाते हैं, जबकि हम बात कर लेते हैं इसकी अपनी सेंट्रल इंडिया की, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर हमको फ्लैट लैंड्स मिलते हैं, वहाँ पे बहुत माउंटेन वैलीज सब नहीं मिलता है।
और पोस्टेरिटी की बात करें तो फ्यूचर जनरेशन्स ऑफ पीपल हु विल इनहेरिटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। पोस्टेरिटी की अगर बात करते हैं तो ये वो फ्यूचर जनरेशन्स हैं जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को विरासत में पाएंगे। ठीक है, मेमोज और डिस्पैच हैं। ऑफिशियल आर्काइव्स में अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स रूम है, पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव डिसीजंस है। तो ये सारे के सारे ऑफिशियल आर्काइव्स के तौर पर रखे हुए हैं। अगर फील्ड सर्वे की बात करें तो बोटानिकल एंड जूलॉजिकल सर्वे हो रहा था, सेंसस हर 10 साल में हो रहा था, रेवेन्यू एंड लैंड मैपिंग हो रही थी। ठीक है यार, देखो भाई ये मत समझना कहते ही कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखो दोस्तों, जहाँ पे जितना कंटेंट है उतना मिलेगा। अब क्या है ना कि मैंने इनको देखो मेरा टारगेट क्या था, एक तो मेरा टारगेट ये था कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स में डाला गया। दूसरा टारगेट ये था कि अगर इन्फॉर्मेशन रिपीट भी हो रही है तो वो हमारे मेमोराइजेशन के लिए, वो हमारे याद करने के लिए, हमारे कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है, इसलिए चीज़ों को इस तरह से डाला गया है। अगर टेबल्स को देख लेते हैं, ठीक है, टेबल्स को देख लेते हैं भाई। ठीक है, बेसिस ऑफ डिवीजन की बात करें, रिलीजन ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक, एक मिनट भाई। जेम्स मिल का क्लासिफिकेशन और मॉडर्न नेशनलिस्ट क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ डिवीजन क्या था इनका? रिलीजन था और इनका क्या था? लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट था मॉडर्न नेशनलिस्ट का। देखो अब ये नया प्रोस्पेक्टिव दे रहा है आप लोगों को। मॉडर्न नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो वो इस बात पे डिवाइड करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस वक्त में किस लेवल पे था। स्टेजेस की अगर बात कर ले तो ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशिज्म बांटता है। ये एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न को भी ये नकार देते हैं, हालांकि अब कुछ लोग मानने लगे हैं। ये कॉलोनियल कहते थे। ठीक है, ये क्या कहते थे? कॉलोनियल कहते थे। ठीक है, और पर्सपेक्टिव की बात करें तो पोर्ट्रेज प्री ब्रिटिश एराज एज डार्क एंड बैकवर्ड। तो ये जेम्स मिल साहब कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो है वो डार्कनेस का समय था, बैकवर्ड समय था, ग्लोरीफाई। इससे वो क्या करते हैं कि हमारे समय, हमारे ब्रिटिशर्स के आने से पहले के समय को घोर कलयुग वो दिखा देते हैं, डार्क एज दिखा देते हैं, ताकि ग्लोरीफाई कर सकें ब्रिटिश पीरियड को। ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई ब्रिटिश एरा एज ए कॉलोनियल ड्यू टू एक्सप्लोटेशन एंड द लेक ऑफ द फ्रीडम। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बताइए भाई, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया। ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कब बने? 1773 में। ठीक है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मैप ऑफ हिंदुस्तान रिप्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल? ये बताइए आप लोग, देखते हैं कितना याद रहा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं कितना याद रहा आप लोगों को। ठीक है, जेम्स रेनल 1782 में बनाते हैं। किसके कहने पर बनाते हैं? लॉर्ड क्लाइव के कहने पर बनाते हैं, क्लाइव के कहने पर। ठीक है, फिर देखते हैं हु कमीशन जेम्स रेनल टू प्रोड्यूस द मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। ये तो मैंने बता ही दिया, चलो आपको। ठीक है, ये क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ठीक है भाई, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश इन 87 वाज रिटन बाय। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती करेगा। तो इसका आंसर जेम्स मिल है। इनटू विच 3 पीरियड्स डिड जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री? ठीक है, किस में है? एंशिएंट, मिडिवल इंडिया नहीं, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इसमें। तो बी आंसर है इसका। जेम्स मिल वॉज अ फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल्स प्रोस्पेक्टिव व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एशियन सोसाइटीज रिलेटेड टू यूरोपियंस? ठीक है, क्या है भाई बताइए, आपको पढ़ाया हूँ मैं, देखते हैं ये आपको याद रहा कि नहीं रहा। तो क्या ये इक्वल लेवल ऑफ सिविलाइजेशन मानता था? नहीं। अब तो आप लोगों को याद आ गया होगा ये सिविलाइजेशनल पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। हायर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं है, ये नहीं है। कंप्लीट इनकम्पेरेबल मानता था? नहीं, ये लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन मानता था। वाई डू मॉडर्न हिस्टोरियंस प्रिफेयर द टर्म कॉलोनियल टू डिस्क्राइब द ब्रिटिश पीरियड? ठीक है, द एरा हैड बीन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? नो। ठीक है, पीपल इंजॉयड इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स? नो। इट वॉज कैरेक्टराइज बाय द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सब्जुगेशन? तो सी आंसर है इसका। ठीक है, विच स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन वर बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स? कौन से संस्थान बनाए थे अंग्रेजों ने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए? तो बताइए भाई। आर्काइव्स और म्यूजियम बनाए थे, आप सबको पता है। ठीक है, आर्काइव्स और म्यूजियम बनाए थे। ठीक है, आर्काइव्स और म्यूजियम बनाए थे।
वेयर वर द नेशनल आर्काइव्स एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, बताइए न्यू दिल्ली है इसका सी आंसर। व्हाट इज द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल एंड स्पेशलाइज्ड राइटिंग कॉल्ड, व्हाट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्पेशलाइज्ड राइटिंग कॉल्ड, बताइए भाई। ठीक है, कार्टोग्राफी कहलाते थे क्या, नहीं यार ये तो मैप वैप से रिलेटेड है। टाइपोग्राफी कहलाते थे, नहीं ये तो फिजिकल फीचर से रिलेटेड है। लिथोग्राफी कहते हैं, ये तो फर्स्ट लेयर है। ठीक है, और ये कैलियोग्राफी होता है सी। ठीक है, ठीक है। बाई विच सेंचुरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग डिटेल सर्वेज बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली 19th सेंचुरी। किस सेंचुरी के दौरान प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग डिटेल सर्वे बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी था, आप लोग सब जानते ही है इसके बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली वर सेंसस ऑपरेशन हेल्ड इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, तो हर 10 साल में होता था भाई सेंसस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज सर्वे कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, जोलॉजिकल सर्वे होता था, बोटानिकल सर्वे होता था। ठीक है, बोटानिकल था, जोलॉजिकल था, स्पेस एक्सप्लोरेटरी सर्वे नहीं था, आर्कोलॉजिकल भी होता था, तो सी आंसर होगा इसका। ठीक है, व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ रेवेन्यू सर्वेज कंडक्टेड इन विलेज, टू फाइंड हिडन ट्रेजर नहीं, टू एनालाइज द सॉइल टोपोग्राफी एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, ये ठीक है। टू रिक्रूट सोल्जर्स इन द मिलिट्री नहीं, टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन नहीं, बी आंसर है इसका। ठीक है भाई, बी आंसर है इसका। व्हाट डू ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स फेल टू टेल अस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो है वो क्या नहीं बता पाते हैं, बताइए। What decisions were made by the top officials? How departments kept their archives? What the common people of the country felt and why they acted? ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा भाई। ठीक है, in 1946 a mutiny broke out in which of the following forces require military intervention, बताइए भाई। ए है इसका रॉयल इंडियन नेवी। In which year did the police strike in Delhi take place as reported in the हिंदुस्तान टाइम्स, बताइए भाई। इसका 1946 होगा। ये ज़्यादा इस समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सवाल आप लोगों को आते हैं ऑलरेडी। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पुलिसमैन रिफ्यूज देयर फूड ड्यूरिंग 1946 दिल्ली स्ट्राइक, लगभग 2000 होगा इसका। हु वाज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन था। In James Mill's classification, the period between British rule was characterized as an age of, तो बिफोर ब्रिटिश टाइम से जेम्स मिल के अनुसार कैसा पीरियड था भाई, बताओ भाई जल्दी बताओ। डार्कनेस एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस का समय था। ठीक है, ये मॉडर्निटी हो नहीं सकता, डेमोक्रेटिक हो नहीं सकता, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं सकता। हु ड्रॉ द मैप ऑफ बंगाल ड्यूरिंग मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन 1832, बताइए भाई। तो जेम्स प्रिसेप से हो, जेम्स प्रिसेप थे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। व्हेन राइटिंग अ बायोग्राफी ऑफ गवर्नर जनरल ब्रिटिश राइटर्स प्राइमरली फोकस्ड ऑन डीज अचीवमेंट्स पॉलिसीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स। व्हाई डिड द ब्रिटिश बिल्ड रिकॉर्ड रूम्स नियर ऑफिसेज, बताइए। टू सेफली प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिटन लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये आंसर है इसका, सही है। ठीक है, द लिप्टन टी एडवर्टीजमेंट ऑफ 1922 फीचर्ड विच रॉयल फिगर ऑन हॉर्स बैक, बताइए भाई। जो लिप्टन का टी एडवर्टीजमेंट था 1922 का, वो फीचर करता है किस रॉयल फिगर को ऑन हॉर्स बैक, बताइए भाई। ए द प्रिंस आर्थर ड्यूक ऑफ कैनॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑफिशियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बताइए भाई। रेवेन्यू सर्वे डॉक्यूमेंट्स नहीं, पर्सनल डायरीज एंड ट्रेवलॉग्स, ये इसका आंसर। ठीक है, हु अंडरवेंट अ 7-year इम्पीचमेंट ट्रायल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्टिंग इन 1789। जो ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट में 7 साल के इम्पीचमेंट ट्रायल में कौन चले गए थे वो बताना है। ये वारेन हेस्टिंग्स थे भाई। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स।
ठीक है। विच प्रोमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिशियंस इम्पीच्ड वारन हेस्टिंग्स इन द हाउस ऑफ कॉमन, ये एडमंड बुर्के हो जाएंगे। कौन थे वो प्रोमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिशियन जिन्होंने वारन हेस्टिंग्स को हाउस ऑफ कॉमन में इम्पीच किया? तो एडमंड बुर्के हो जाएंगे भाई। कौन हो जाएंगे दोस्तों? एडमंड बुर्के, ठीक है। ये रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स वाज नॉट सर्वेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? मैराइन नेविगेशन नहीं किया, न्यूक्लियर एनर्जी ये भी नहीं किया, ठीक है। व्हाट वाज द सेंट्रल फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश? मेमोज, नोटिंग एंड फॉर्मल रिपोर्ट्स। व्हाट वाज द सेंट्रल फीचर? सेंट्रल फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से थे जो डेवलप हुए थे ब्रिटिशर्स के दौरान? वो थे मेमोज, नोटिंग और फॉर्मल रिपोर्ट्स। 30 क्वेश्चन हो गए हमारे भाई इस तरह से। अब हमारा चैप्टर 2 शुरू होता है भाई यहाँ से। कितना समय हो गया एक बार यार बता देना प्लीज। 45 मिनट हो गया यार, बड़ा टाइम लग गया। तो क्या कह रहे हैं, इसको यहीं पे स्टॉप लगाएं या आगे बढ़ना है? क्योंकि कल दिन में बैठ जाएगा, ठीक है, और इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। तो गाइज आज इतना ही रखते हैं, इसको कल करते हैं, ठीक है। बाकी तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है इसको आप लोगों को अगली वीडियो में देता हूँ, ठीक है। इससे जुड़े रहिएगा। इसी तरह रिग्रेस आप लोगों का रिवीजन मैं करा रहा हूँ। इसको 2x पे सुनिए भाई, इसको 2x पे सुनिए दबा के और ख़त्म कर डालिए जल्दी से जल्दी, ठीक है गाइस। थैंक यू जुड़ने के लिए।